ऑल राइट, सो लेट अस नाउ स्टार्ट अवर क्लास। हम बातचीत कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने बातचीत करी थी। खास तौर से हमें जो फोकस रखना है, एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करने के बाद दोबारा से शेयर करता हूँ और हम इमेज देख लेते हैं कि हमें फोकस में क्या एरिया रखना है। देखिए, ये इंडिया का आज का मैप है, जो आज हम इंडिया देखते हैं। एक्चुअली आज का भी मैप नहीं है, तो थोड़ा सा पुराना मैप है, क्योंकि आज के मैप में इंडिया में जो कश्मीर वाली टेरिटरी है उसको भी काट दिया गया है और उसको नया शेप दिया गया है, क्योंकि लद्दाख अलग है और जम्मू एंड और कश्मीर रीजन अलग है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस मैप में ध्यान हमें ये रखना है कि ये जितना एरिया है, बांग्लादेश जो आज आपको नजर आ रहा है, सो बांग्लादेश वाला एरिया, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये बिहार वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया और झारखंड वाला एरिया, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया जो है, ये बंगाल वाला रीजन कहलाता था पहले। इस बात को ध्यान में रखना अपनी, कि जब मैं बंगाल की बात कर रहा हूं और मैं अंग्रेजों के समय के बंगाल की बात कर रहा हूं, तो मैं कभी भी सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल काफी छोटा था। बल्कि मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मिला के जो जगह बनी है, उसकी बात कर रहा हूं। अब हमने थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करी थी और इसको पिछले चैप्टर से जोड़ने की कोशिश करी थी, और हमने ये जाना था कि इस चैप्टर में हमने क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पेजेंट्स एंड द राज, यानी जो कंपनी का राज था और पेजेंट्स, इनके बीच में क्या रिश्ता था। कंपनी के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अब से कंपनी कहेंगे। सो कंपनी के बीच में और पेजेंट्स के बीच में क्या रिश्ता था, और कंपनी की पॉलिसी से पेजेंट्स के ऊपर यानी छोटे किसानों के ऊपर क्या असर पड़ा, और फिर छोटे किसानों ने बदले में क्या किया। तो उसकी थोड़ी सी भूमिका समझने के लिए या उसकी बैकग्राउंड समझने के लिए, all right, so let me admit Shashank also and Sufyan also and Dhruv is also trying to enter the meeting. आज कुछ बच्चे हैं जिनको मीटिंग एंटर होने में दिक्कत हो रही है, सो एक बार बाकी दो स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ध्रुव और ऐड हो जाएं तो फिर हम अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जितनी देर में वो ऐड हो रहे हैं। मैंने कहा कि हम जब भी बंगाल के बारे में बात करने वाले हैं अब से, और हम बात करेंगे अंग्रेजों के टाइम के बंगाल के बारे में, यानी ब्रिटिश पीरियड के बंगाल के बारे में, तब हमारा, और खास तौर से जो ब्रिटिश कंपनी का रूल रहा उस टाइम के बंगाल के बारे में, तब हम सिर्फ, हमारा मतलब वेस्ट बंगाल से नहीं है, बल्कि बंगाल का मतलब पहले होता था बांग्लादेश वाला पूरा एरिया, जो आज हमें बांग्लादेश दिखता है वो वाला पूरा एरिया, वेस्ट बंगाल वाला पूरा एरिया, बिहार वाला पूरा एरिया, उड़ीसा वाला पूरा एरिया और झारखंड का कुछ हिस्सा, ज्यादातर एरिया। तो ये पूरा मिलके, जहां जहां अब मेरा कर्सर जा रहा है, ये पूरा एरिया मिलके कहलाता था बंगाल रीजन, यानी बंगाल का एरिया। अब मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी दो बैटल्स के बारे में, जब हम बंगाल के बारे में बात कर रहे थे कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए सबसे पहले जिस एरिया को चुना था, वो एरिया था बंगाल वाला एरिया। एक्चुअल में अंग्रेज वहां पे अपनी हुकूमत नहीं स्टैब्लिश करना चाहते थे, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, कंपनी ये नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्ट वहां पे रूल करे और रूलर की तरह काम करे, बल्कि कंपनी ये चाहती थी कि वहां की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा हो जाए, वहां के फार्मर्स के ऊपर कब्जा हो जाए, ताकि उसको टैक्सेस मिल सके। बाकी को किसी को भी वो नवाब की तरह बैठा दिया करती थी रूल करने के लिए, क्योंकि कंपनी अपना समय इस चीज पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, वहां के रूलर की तरह वो रूल करे, और रूल करने के बाद जनता की प्रॉब्लम्स को सुने, जनता की प्रॉब्लम्स का समाधान निकाले, और सारा ये इतना सरदर्दी ले, सारा हेडेक ले। उसका सिंपल फोकस सिर्फ एक था, और उसका सिंपल फोकस ये था कि किसी भी तरीके से यहाँ के फार्मर्स के ऊपर, यहाँ के ट्रेड के ऊपर और यहाँ के किसानों के ऊपर, दो चीजों के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और किसानों के ऊपर किसी तरीके से कब्जा हो जाए, यहाँ पे टैक्सेस वो कलेक्ट कर सके ताकि यहाँ से पैसा कमा सके। वो पैसा किस लिए कमाना था उसे? वो पैसा इसलिए कमाना था क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज इंडिया से जो भी सामान खरीदते थे, इंडिया से उस समय पर दो इंपॉर्टेंट सामान खरीद रहे थे। इंडिया से खरीद रहे थे कॉटन और सिल्क। इंडिया का कॉटन और सिल्क बहुत ज्यादा डिमांड में रहता था। तो अब जितना भी कॉटन और सिल्क खरीदा जाता था इंडिया से, उसके लिए अंग्रेज ब्रिटेन से अपने साथ पैसे लेके आते थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स लेके आते थे। गोल्ड और सिल्वर सिल्वर के कॉइन्स इंडिया के जो फार्मर्स थे या ट्रेडर्स थे उनको दिया करते थे, और उसके बदले उनसे कॉटन और सिल्क ले लिया करते थे, और कॉटन सिल्क ले जाकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इनको
इस तरीके से नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि इंडिया रिच होता जा रहा था और ब्रिटेन की जो ट्रेजरी थी वहां से पैसे कम होते चले जा रहे थे। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम कॉटन और सिल्क तो इंडिया से खरीदेंगे, लेकिन हम कॉटन और सिल्क इंडिया के ही पैसों से खरीदेंगे। अब इंडिया के पैसों से कैसे खरीदेंगे? जब इंडिया के किसानों के ऊपर उनका कब्जा होगा, इंडिया के ट्रेडर्स के ऊपर उनका कब्जा होगा। और कब्जा कैसे होगा? कि जब वहां के लोगों से वो टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे। और टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? जब वहां के राजा उनके कब्जे में होंगे। और वहां के राजा कैसे कब्जे में आएंगे? या तो राजा को डायरेक्ट लिख के भेज दिया करते थे कि आप हमारे अंडर आ जाइए, या फिर राजा अगर कोई भी गलती करता था या अपनी पावर को मजबूत करने की कोशिश करता था, तो कंपनी उसके ऊपर हमला कर देती थी। और उसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। हमने बंगाल के बारे में जाना था कि बंगाल में 2 युद्ध लड़े गए थे। बेटा आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पहले मैं एक बार मैसेज देख लूं क्या मैसेजेस हैं। एकांशी प्लीज डू वन थिंग, मैं स्क्रीन को तो चलो स्टॉप करके दोबारा शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपको मेरी आवाज क्लियरली नहीं आए, मैंने अभी दोबारा स्क्रीन शेयर कर लिया, लेकिन अगर आपको अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं आए तो एक बार मीटिंग छोड़िएगा और दोबारा आ जाइएगा। बच्चों आप लोगों की जो सवाल है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन वो थोड़े से अनरिलेटेड सवाल है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कुछ और है, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपके सवाल सही है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। और क्योंकि अभी सिलेबस का थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि हमें टाइमली सिलेबस भी पूरा करना है, तो इन सवालों का मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले भी इस बारे में बातचीत कर लेता हूं कि हमने यहाँ से बंगाल के बारे में समझ लिया कि अंग्रेज किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे बंगाल के ऊपर कब्जा करने की और बंगाल के ऊपर अपनी पसंद के रूलर को बिठाने की। लेकिन बंगाल ही क्यों चुना? क्योंकि भाई दिल्ली चुन सकते थे, आप दिल्ली देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली को चुना जा सकता था। दिल्ली तो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन दिल्ली को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि दिल्ली उस समय तक आते आते कमजोर हो चुका था और बंगाल बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और बंगाल के नवाब दुनिया की सबसे अमीर रूलर्स में से एक कहलाया करते थे। यानी बंगाल के नवाब वर्ल्ड के रिचेस्ट रूलर्स में से एक कहलाते थे। और इसीलिए कंपनी की नजर बनी हुई थी बंगाल के ऊपर किसी तरीके से कब्जा करने की, अपनी पसंद के रूलर को बैठाने की और वहां के टैक्स के ऊपर खुद कब्जा करने की। खैर हुआ ये कि 2 बैटल्स के बारे में हमने पढ़ा था। बंगाल में 2 बैटल्स लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी पहले हुई थी, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी में जो यहाँ के करंट नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और मारने के बाद सिराजुद्दौला के ही कमांडर इन चीफ, जिन्होंने अपने ही राजा के साथ धोखा किया था, जिनका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर को राजा बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। लेकिन उनके नाम के आगे अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मीर जाफर के नाम के आगे एक और शब्द लगता है। सिर्फ नवाब नहीं लिखा जाता है, बल्कि लिखा जाता है पपेट नवाब, PUPPET, पपेट। पपेट कहा जाता है कठपुतली को। कठपुतली का मतलब, कठपुतली क्या होती है? आपने अगर देखा होगा, पपेट्स होती हैं वो गुड़िया होती हैं जिनके जिनके ऊपर धागे बने हुए होते हैं, डोर बने हुए होते हैं, और जो उसको जिस तरीके से उसके हाथ पैर घुमाए जाते हैं धागे से, वैसे वो घूम जाती है। इसी तरीके से पपेट नवाब थे कि अंग्रेज जिस तरीके से उनको घुमाना चाहते थे, अंग्रेज जिस तरीके से उनको यूज करना चाहते थे, पपेट नवाब को वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता था। मीर जाफर को नवाब बनाने के पीछे अंग्रेजों ने क्या क्या शर्तें रखी थी? कंपनी ने पहली शर्त ये रखी थी कि आप राजा, हम आपको नवाब बना देंगे ठीक है, लेकिन आप हमारे सारे ऑफिसर्स को बहुत सारा पैसा देंगे। दूसरा, जब कभी भी कंपनी को आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर हम कहीं पे युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो पैसा आप हमें प्रोवाइड करेंगे, आप ही हमें सेना भी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ में आप हमें कुछ गांव देंगे, जिन गांव से हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपके कोई भी राइट नहीं होगा। तो मीर जाफर को तो क्योंकि किसी भी तरह से नवाब बनना था, मीर जाफर ने फौरन अग्री कर लिया। और मीर जाफर ने कहा ठीक है, आप मैं आपको 150 के करीब गांव दे रहा हूँ, लगभग 24 परगना कहा जाता है उसे, 24 परगना दे दिए गए। और उसमें अप्रोक्सीमेटली देयर वर आई सपोज 100 विलेजेस। और उन सारे विलेजेस को टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आ गई कंपनी के हाथ में। यानी कंपनी उस एरिया का सारा टैक्स कलेक्ट कर सकती थी, कुछ हिस्से का, और बचे हुए हिस्से में मीर जाफर अपने आप अपने हिसाब से कर सकते थे। लेकिन मीर जाफर को जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे वो संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कभी भी कंपनी उनसे पैसा मांग सकती है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम को ये चीज पसंद नहीं आती है, और मीर कासिम जो है वो अपने रूल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपनी को मीर जाफर का ये रूल स्टैब्लिश करना पसंद नहीं आता है, और कंपनी मीर कासिम के साथ युद्ध लड़ती है। और वो कहलाती है सेकंड बैटल, जो थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर से ही पहले एक और चीज हुई थी, वो भी समझ लीजिए।
बैटल ऑफ बक्सर से पहले ये हुआ था कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को, सादिक बेटा जो सवाल है मुझे भेज दीजिए आप चैट पर, अभी बीच में हैंड रेज मत कीजिए बेटा। मीर मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया बंगाल का, लेकिन मीर कासिम अपनी पावर को स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। कंपनी को ये चीज समझ में आ गई कि ये तो भाई अपने आप अपनी पावर अपने हाथ में लेना चाहता है, इसलिए कंपनी ने मीर कासिम को हटा दिया और वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया। वापस मीर जाफर को नवाब इसलिए बना दिया क्योंकि मीर जाफर को तो नवाब बनना था किसी तरीके से, और मीर जाफर ने कहा कि ठीक है मैं आपको सारी रिसोर्सेज दोबारा दूंगा, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मैं आपको रिसोर्सेज दोबारा दूंगा, लेकिन मुझे आप नवाब बना दीजिए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन जब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को ये बात पसंद नहीं आई, और मीर कासिम ने फिर कंपनी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, और बिहार में पटना में कंपनी के ऊपर हमला कर दिया मीर कासिम ने। लेकिन कंपनी ने वापस उसके ऊपर हमला किया, वापस हमला किया तो डर तो नहीं कहेंगे बल्कि बच के जाके अवध में छुप गया। अवध कहीं इस जगह पे आता था, अवध में छुप गया, और अवध के नवाब के साथ मिलके और साथ ही साथ में दिल्ली के मुगल रूलर शाह आलम टू के साथ मिलके उसने एक पार्टी बनाई, एक कॉम्बिनेशन बनाया, और इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने फिर कंपनी के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जब कंपनी के ऊपर हमला किया, कंपनी के पास बहुत एडवांस वेपन्स थे, बहुत बेहतरीन वाली गन्स थी, और इस वजह से कंपनी के पास बेहतरीन आर्मी होने की वजह से कंपनी ने इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। और अब जब कंपनी ने नॉर्थ इंडिया की तीनों पावरफुल रूलर्स को हरा दिया, यानी बंगाल के नवाब कासिम को, अवध के नवाब से शुजाउद्दौला को, और दिल्ली के मुगल एम्परर शाह आलम टू को, जब इन तीनों को हरा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का वर्चस्व पूरे नॉर्थ इंडिया पे बन गया, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया इस बात को मान गया कि कंपनी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जीत जाती है, तो कंपनी वापस मीर जाफर को नवाब बनाए रखती है, कहती है ठीक है आप यहाँ पे नवाब रहो। लेकिन अब एक और चीज शुरू हो जाती है जिसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, एक वर्ड पहले उस जगह पे चल के जल्दी से वो वर्ड देख लेते हैं, और वो वर्ड है डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस का मतलब क्या है? डुअल गवर्नेंस का मतलब यह है कि जब बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जीत जाती है, जब बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जीत जाती है, देखो कुछ बच्चे हैं जो ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बच्चे भी ऐड हो जाएं जल्दी से, और हम अपनी बात को चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर में जब कंपनी जीत जाती है और कंपनी पावरफुल, कासिम को हटा दिया जाता है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, मीर जाफर नवाब हो जाते हैं, तो कंपनी कहती है अब डुअल गवर्नेंस चलेगा बंगाल में। और डुअल गवर्नेंस क्या चलेगा? डुअल गवर्नेंस ऐसे होगा कि बंगाल में दो गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट काम करेंगे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा टैक्स कलेक्ट करने का, और दूसरा डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन देखने का, यानी जनता की जरूरतों को पूरा करना, कानून व्यवस्था लागू करके रखना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान करके चलना, ये सारी चीजों, और जनता को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन वाले विभाग का। सो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जनता की देखभाल करना, जनता को काबू में रखना और लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखना। और टैक्सेशन वाले विभाग का काम है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा, यानी जनता से टैक्स कलेक्ट करने का काम जो होगा अ, वो इस विभाग का होगा, इस डिपार्टमेंट का होगा। अब कंपनी ने यहाँ पे क्या चाल खेली, देखो कंपनी को अपना रूल तो चाहिए नहीं था, कंपनी को चाहिए था पैसा। कंपनी इस सरदर्दी से बचना चाहती थी कि अपने आप उसको अपने आप रूल करे, फिर अपने आप राजा बन के रहे, फिर अपने आप जनता की जरूरतों को पूरा करे, जनता अगर प्रदर्शन करती है तो जनता के प्रदर्शन को सहे। ये तो कंपनी को चाहिए नहीं था, कंपनी को इजी मनी चाहिए था, यानी आसानी के साथ पैसा आ सके, कम सरदर्दी हो। तो कंपनी ने कहा ठीक है आप नवाब बन जाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, टैक्सेशन हम संभालेंगे, यानी दो सरकारें चलेंगी। कंपनी की सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी, नवाब की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, यानी जनता को कानून व्यवस्था लागू करके रखेगी और जनता के लिए जनता के लिए सुख सुविधा अरेंज करेगी। अब यहाँ दो प्रॉब्लम आने लगी। एक, जब पैसा ही सारा कंपनी के पास है तो नवाब कैसे सुख सुविधा पहुंचाएगा अपनी जनता को, क्योंकि सुख सुविधा पहुंचाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और वो पैसा है नहीं नवाब के पास।
वो पैसा कंपनी के अपने पास है। जो भी थोड़ा बहुत एरिया था नवाब के अपने पास, उसमें से भी कंपनी पैसे मांगने शुरू कर चुकी थी। कंपनी पैसे मांगा करती थी कि ठीक है, आपने वहां का, हमने एरिया आपको दे दिया था, वहां का टैक्स आप हमें दीजिए, टैक्स का कुछ हिस्सा आप हमें दीजिए। और कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी के को दिखता ही नहीं था कि उसकी कोई भी जिम्मेदारी है जनता की तरफ, क्योंकि जिम्मेदारी तो सारी नवाब की हो चुकी थी। तो कंपनी बिना कुछ देखे हुए बस टैक्सेस कलेक्ट करती चली जा रही थी, किसी भी तरह से टैक्सेस ले रही थी, हर तरीके से सिर्फ टैक्स और टैक्स कलेक्ट कर रही थी, और जनता गरीब से गरीब होती चली जा रही थी। अब जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही थी कंपनी, उस टैक्स का इस्तेमाल करती थी कॉटन और सिल्क को खरीदने के लिए। अब यहां पे ध्यान से समझना एक बात को, वो क्या बात है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर कंपनी जीत जाती है। अब कंपनी यहीं से टैक्स कलेक्ट कर रही है, कंपनी यहीं से पैसा लेती है, और यहीं के इंडियंस के ही टैक्स कलेक्ट, इंडियन से ही कलेक्ट किए गए टैक्स के पैसे से कंपनी कॉटन और सिल्क खरीदती है। यानी इंडियंस के ही पैसे से इंडियंस का सामान खरीदती है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके बेचती है और अपनी जेब में पैसा भर लेती है। यानी पहले क्या होता था, पहले बाहर से ब्रिटेन से पैसा लाती थी, और ब्रिटेन से चांदी और सोने के सिक्के लाती थी, वो इंडियन ट्रेडर्स को देती थी और उनसे कॉटन और सिल्क खरीद लेती थी। लेकिन अब उल्टा हो रहा था, अब क्या हो रहा था कि इंडियन से ही टैक्सेस लेती थी और उसी पैसे से कॉटन और सिल्क खरीदती थी, और फिर कॉटन और सिल्क को ले जाकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेच के सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेती थी। यानी कंपनी के पास दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, कंपनी के पास बेइंतहा पैसा आने लगा, जबकि फार्मर्स गरीब होने लगे। साथ ही साथ में एक और चीज हुई, वो ये हुई कि आपको जैसा कि मालूम होगा कि आज भी इंडिया में जितने भी किसान हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यानी इंद्रदेव की कृपा रहेगी, बारिश बरसेगी, तभी हम खेती उगा सकते हैं। और ऐसा ही उस समय पर था। बंगाल बहुत ज्यादा उपजाऊ जगह थी, वहां पे बहुत ज्यादा, वहां की मिट्टी में फर्टिलिटी काफी थी और वहां पे बहुत सारी खेती हुआ करती थी। लेकिन 1769 में बैटल ऑफ बक्सर के 4 साल बाद 1769 में सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के साथ साथ सारा वहां पे कोई भी खेती नहीं हो पाई। इधर खेती नहीं हो पाई और उधर कंपनी ने कहा हमें नहीं मालूम, हमें तो किसी भी तरीके से आपके टैक्सेस चाहिए, जो हम टैक्सेस आपसे लेते हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूखा पड़ा है कि बाढ़ आई है, हमें पैसे चाहिए। कंपनी ने जब ये सख्ती करी और किसानों को पैसे देना पड़े, तो किसानों के अपने पास ना तो पैसे बचे, ना खाने की कोई भी चीज बची, और इस तरीके से वहां पे बंगाल फैमिन हुआ 1770 का, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बातचीत करी थी। 1770 का बंगाल फैमिन, यानी बंगाल की भुखमरी, जो कि 1770 में हुई थी, जिसमें कहा यह जाता है कि लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। 1 करोड़ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन इन द ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770। इसकी वजह से लोग अब खेती करने से डरने लगे और दूसरी जगहों पर जाकर मजदूरी करने लगे, शहरों में जाने लगे, शहरों में जो भी अमीर लोग होते थे उनके यहाँ नौकरियां करने लगे, और लोगों ने फिर एग्रीकल्चर को अबैंडन करना शुरू कर दिया। अबैंडन मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ना शुरू कर दिया और दूसरे जगहों पर जाकर के नौकरियां करना शुरू कर दी। अब ये बात समझ में आई अंग्रेजी सरकार के कि भाई ये तो तरीका सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि फिर हमें ही सारी सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ेगी। और जब बंगाल फैमिन हुआ 1770 का, उसके 2 साल बाद डुअल गवर्नमेंट यानी 2 गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, और सरकार ने सारी पावर, यानी कंपनी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और ये कहा कि अब डायरेक्टली हम ही रूल करेंगे, जैसे भी रूल करना होगा। और नवाब जो थे वह पपेट नवाब भी नहीं बचे, बल्कि अब सिर्फ टाइटुलर नवाब रह गए। अब समझिए नवाब की 3 कैटेगरीज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली कैटेगरी होती है पावरफुल नवाब, जो अपने आप नवाब है, जो असली रूलर है। सेकंड कैटेगरी थी, ये इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ और कहीं के हिसाब से नहीं। सेकंड कैटेगरी है पपेट नवाब। पपेट नवाब मतलब कठपुतली नवाब, जो दिखने में तो नवाब है, जनता की नजर में वो नवाब ही है, लेकिन वो उसकी असली डोर जो है वो किसी और के हाथ में है, और वो आमतौर पे कंपनी के हाथ में होती थी, और कंपनी अपने हिसाब से जैसे चाहती थी नवाब से काम करवाती थी। तीसरे नंबर पे आते हैं टाइटुलर नवाब। टाइटुलर नवाब वो नवाब होते हैं जिनके हाथ में कोई भी पावर नहीं होती है, सिर्फ टाइटल होता है नवाब का उनके नाम के आगे। जैसे रामपुर के नवाब, नवाब कासिम अली खान, उनको हम नवाब कासिम अली खान कहते हैं। वो एमएलए हैं
एमएलए रहे हैं वो एक अलग बात है कि उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन वो नवाब नहीं है इंडिया रामपुर के। और नवाब, आज वो नवाब नहीं है रामपुर के, लेकिन अपने नाम के आगे वो नवाब का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, यानी वो सिर्फ टाइटुलर नवाब हैं, टाइटल नवाब का इस्तेमाल करते हैं, नवाब की पावर उनके हाथ में कोई नहीं है। जो पपेट नवाब होता था उसके हाथ में पावर होती थी नवाब की, लेकिन वो उस पावर को वैसे ही एक्सरसाइज कर सकता था, वैसे यूज कर सकता था जैसे कंपनी उससे कहा करती थी। तो खैर, अब जब बंगाल फैमिन हुआ, बंगाल फैमिन के बाद 1772 में डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, और अब जितने भी नवाब थे वो सिर्फ नाम के नवाब रह गए, यानी टाइटल वाले नवाब रह गए, और उनके हाथ में अब कोई भी पावर नहीं बची, बल्कि सारी पावर कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। इसके साथ साथ कंपनी को यह एहसास हुआ कि भाई अगर टैक्सेस कलेक्ट करना है तो फिर कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के अंतर्गत हम टैक्स कलेक्ट करें, ताकि हमें ये भी पता हो कि कितना टैक्स हमारे पास आएगा, और हमें ये भी पता हो कि हमें उस टैक्स को कहाँ कहाँ लगाना होगा। यानी हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि टैक्सेस कितने पैसा आने वाला है हमारे पास, और उस पैसे का हम कैसे कैसे किस किस तरह के बजट में यूज करेंगे। साथ ही साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इतना ज्यादा ना कर दें कि फिर जो है पेजेंट यानी किसान जो है वो सुसाइड कर लें, या या किसान जो है वो भुखमरी से मर जाएं। इस वजह से कंपनी ने तीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग सालों में सेटलमेंट्स बनाए, यानी सिस्टम स्टार्ट किए टैक्स कलेक्ट करने के। पहला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट नाम का 1793 में। अब ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पॉइंट को से कंटिन्यू करेंगे। अ, काव्यांश, अभी आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपके सवाल का जवाब हम किसी और समय पर लेंगे, क्योंकि आज ये टॉपिक बिल्कुल अनरिलेटेड है। सादिक, मैंने शशांक को कई बार ऐड किया है, वो ऐड हो नहीं पा रहे हैं। नंदिनी सर, व्हाई डिडंट दे चूज केरला? केरला को उन्होंने अभी चूज नहीं किया। केरला के बाद केरला के बारे में हम आगे जाकर के बात करेंगे। आपको याद होगा, अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पहले बंगाल के ऊपर कब्जा किया, फिर उसके बाद वो मैसूर के ऊपर गए, और मैसूर के बाद वो मराठास के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, तो वहां वाले एरिया के ऊपर हम देखेंगे कैसे कैसे कब्जा उन्होंने शुरू किया था। काव्यांश कह रहे हैं कि काव्यांश बेटा, ये एलओसी वगैरह और भूटान बांग्लादेश वाले टॉपिक्स को अभी छोड़ो, जो बात अभी चल रही है पहले उस टॉपिक से तो जुड़े रही है। ये टॉपिक्स बाद में देखेंगे जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के करीब हम जाएंगे, जब हम 8th क्लास में पढ़ रहे होंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस, तब हम इन सारे इश्यूज को कवर करेंगे। So I saying, sir, when Mir Qasim was defeated, why Mir Jafar was Nawab again? Because he can again claim revolt against the English East India Company and protest again. ऐसा था। सोहा का कहना है कि सर, अगर मीर कासिम को जब हरा दिया गया तो मीर जाफर को ही दोबारा क्यों नवाब बना दिया गया? एक्चुअल में मीर जाफर को नवाब जो है वो बैटल ऑफ बक्सर से पहले ही बना दिया गया था, और इसी वजह से मीर कासिम ने अंग्रेजों के ऊपर हमला किया था। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर कासिम जब वापस अपनी पावर को मजबूत करने लगे तो अंग्रेजों को इस बात का आभास हुआ कि मीर कासिम तो काफी खतरनाक है, इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, कम से कम हमारी बात को सुनता तो था। तो उन्होंने मीर जाफर को वापस से नवाब बना दिया। और उसके पीछे की वजह ये थी कि मीर जाफर ने जाकर के खुद इस बात को प्लीड किया था कि देखिए, और कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास मुझसे बेहतर है नहीं, मैं बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हूँ नवाब की तरह, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं आपके साथ समझौता करने के लिए ऑन पेपर तैयार हूं कि आप मेरे साथ समझौता कर लीजिए, मैं आपके साथ बगावत नहीं करूंगा, अगर मैं करूं तो आप मुझे जो सजा चाहें वो दे सकते हैं। इस शर्त पर मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। हालांकि तो आप देखें तो कमाल की बात यह है कि 1764 में बैटल ऑफ प्लास बक्सर हुई, और मीर जाफर दोबारा जब नवाब बनते हैं उसके 1 साल बाद ही मीर जाफर की डेथ हो गई, और मीर जाफर के बेटे को फिर पपेट नवाब बनाया गया। नंदिनी सिंह सर, व्हेन कंपनी प्लेड ट्रिक्स टू इंडियन, व्हाई डिड द इंडियंस प्ले दोस ट्रिक्स बैक? नंदिनी सिंह सर, जब इंडियंस के साथ ट्रिक किया करते थे कंपनी के लोग, तो कंपनी फिर तो इंडियंस कंपनी के साथ ट्रिक्स क्यों नहीं किया करते थे? एक्चुअल में इंडियंस जो थे, इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम ये रही कि इंडियंस कभी भी यूनाइट होकर के नहीं रहे नंदिनी, और यूनाइट नहीं होने की वजह से ये नुकसान हुआ कि कंपनी हारती चली गई। जैसे मराठा वॉर के बारे में अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना होता तो मैं आपको बताता कि कैसे मराठास इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी हार गए। वो हार इसलिए गए क्योंकि मराठास आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। मराठा के अलग अलग एरियाज बटे हुए थे और मराठास आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, जिस वजह से अंग्रेज उसका फायदा उठा के ले गए। जब इंडियंस यूनाइट हुए एक साथ 20th सेंचुरी में, यानी 1915 के बाद, जब इंडियंस यूनाइट हुए आपस में एक दूसरे के साथ,
तब आप देख सकती हैं उसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में हम आजाद हो गए। तो हमने जब बाद में उनके साथ उनकी ट्रिक्स खेली तब हम आजाद हो गए, लेकिन पहले हम आपस में ही लड़ने में इतना बिजी थे कि बस अपना किंगडम बना लें। उसकी एक वजह ये भी थी कि लोगों के अंदर एक देश की भावना नहीं थी, बल्कि किंगडम्स की भावना थी। जब गांधी जी आए तो उन्होंने लोगों के अंदर देश की भावना पैदा करी कि एक देश है, हमारा भारत देश है, यानी इंडिया इज अवर कंट्री, हिंदुस्तान इज अवर कंट्री, और इस एक देश के लिए हमें लड़ना है, हमें अलग अलग किंगडम्स के लिए लड़ाई नहीं करना है। जिसकी वजह से लोगों के अंदर एकजुटता आई, यूनिटी आई, और लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और नेशनलिज्म यानी हमारा देश सबसे पहले है, उसकी भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हुई। अब आते हैं ध्रुव के सवाल पे। सर, व्हाई डिड ब्रिटिश मेक एन आर्मी मैन ऑफ इंडियन? सर, व्हाई ब्रिटिश मेक आर्मी ऑफ इंडियंस? ओके, ध्रुव का कहना है सर इंडियंस से को मिलाकर के आर्मी क्यों बनाते थे? उसकी वजह ये थी कि एक इंडियंस में जो कंपनी की अपनी आर्मी होती थी उसमें जितने भी इंडियंस होते थे वो बेसिकली सिपाही होते थे, वो कोई ऑफिसर्स नहीं होते थे। ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स अपने आप होते थे, और इतने ज्यादा सिपाही ब्रिटेन से लेकर आना पॉसिबल नहीं था, तो इंडियंस को ही वो सिपाही बना लिया करते थे। और इंडियंस भी इस वजह से वफादार बन के रहते थे क्योंकि इंडियंस के पास पैसा नहीं था, गरीब थे, और कंपनी सिपाहियों की सैलरी हमेशा टाइम पे देती थी, इसलिए कंपनी से सिपाही खुश रहते थे और कंपनी की तरफ अपनी वफादारी दिखाते थे। श्रेया गुप्ता इज सेइंग सर डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश क्यों किया गया? डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश इसलिए किया गया श्रेया क्योंकि 1770 में जब बंगाल फैमिन हुआ, जब सूखा पड़ा और 1 करोड़ लोगों के आसपास की डेथ हो गई, तब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, तब अंग्रेजों को ये रियलाइज हुआ कि हमने आंख बंद करके टैक्सेस कलेक्ट किए, हमने ये नहीं देखा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है जनता की तरफ, बल्कि हमने सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट किए। अच्छा, उसके पीछे भी वजह ये थी, उसके पीछे वजह ये थी कि अब उनको ये देखना था कि हम कुछ ऐसा कर लें कि टैक्सेस भी कलेक्ट करते रहें, और जनता जो कि एग्रीकल्चर छोड़ के जा रही है, लोग जो कि एग्रीकल्चर करना छोड़ रहे हैं, उनको वापस अपनी तरफ एग्रीकल्चर की तरफ खींच के ला सकें। और एग्रीकल्चर की तरफ खींच के लाने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई, सेटलमेंट्स बनाए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। Nandini is saying, sir, the company took 2 years to know that they were collecting the taxes wrong. Isn't it too long? Actually, Nandini, 1770 से लेके 1771 के आसपास तक सूखा पड़ता रहा और भुखमरी होती रही, तो उसको कंट्रोल किया जाता रहा। फिर 1771 में टैक्सेस को रीडिजाइन करने के लिए काम शुरू किया गया, और लगभग अगर आप पॉलिसी देखेंगे कि तो कोई भी पॉलिसी होती है उसको कम से कम 5-6 महीने तो लगते हैं प्रॉपर तरीके से तैयार करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, और इस वजह से उसको इम्प्लीमेंट करते करते 1772 हो गया। जबकि एक्चुअल में ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये बात बता रहा हूँ आपको, कंपनी ने जब डुअल गवर्नमेंट खत्म करी, अगर एक्चुअल में टैक्सेशन जो लागू किया गया वो तो 1793 में लागू किया गया, यानी लगभग लगभग 22 साल बाद, आफ्टर 22 ईयर्स। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि कंपनी ने देखा कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ के जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और 10-20 सालों में एग्रीकल्चर हाफ हो चुका है, लोग बिल्कुल जा चुके हैं उसको छोड़ के। इस वजह से फिर कंपनी ने नया सेटलमेंट बना करके तैयार किया। बेटा बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो आप लोग, टॉपिक पीछे रह जाएगा। साहिल इज सेइंग सर व्हाई पीपल डिडंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंपनी? कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया लोगों ने, क्योंकि लोगों को अभी तक बहुत लोग वीक थे, लोग बहुत कमजोर थे। बाद में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि लोग कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। साहिल, आरुष, ओके, आई विल सेंड यू। Sufyan is saying, sir, company implemented some settlements, so these settlements are to be correct. सुफियान, ये जो कंपनी ने सेटलमेंट्स लगाए थे, कंपनी ने कुछ नए सेटलमेंट बनाए, सेटलमेंट मतलब कुछ समझौते किए लोगों के साथ, और उसमें से उन उन समझौतों को में सारे समझौते जितने भी किए गए उसमें से कोई भी समझौता इंडियंस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, बल्कि सारे समझौते इंडियंस के लिए बुरे साबित हुए। जबकि अंग्रेजों ने ये बता के लागू किए थे कि जो हम ये समझौता कर रहे हैं इससे इंडियन फार्मर्स को फायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं कौन कौन से 3 समझौते किए थे। पहला समझौता किया था जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी परमानेंट समझौता। अब परमानेंट समझौता मतलब, परमानेंट का मतलब है जो फिक्स कर दिया गया हो, यानी रेवेन्यू इससे ज्यादा और नहीं लिया जाएगा, इससे ज्यादा टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, हम
कंपनी ने ये फिक्स कर दिया कि जो भी किसान उगाएगा उसका इतना परसेंट वो हमें देगा, उससे ज्यादा हम उससे रेवेन्यू के तौर पे नहीं लेंगे। अब इसके कुछ कुछ फीचर समझ लेते हैं और किसने इंट्रोड्यूस किया था ये समझ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये सेटलमेंट इशू किया था, ये सेटलमेंट जारी किया था, और इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब समझौता, परमानेंट का मतलब जो कि परमानेंट हो, फिक्स हो, जो कि चेंज नहीं किया जाए। अब इसमें क्या किया कंपनी ने, जो लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, कंपनी ने अब बंगाल की सारे जमींदारों को बुलाया और जमींदारों से कहा कि ठीक है भाई, ऐसा है, हम आपको आपको अधिकार देते हैं कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, अपने गांव में जितने भी किसान हैं उन सारे किसानों से आप टैक्स कलेक्ट कीजिए और टैक्स कलेक्ट करके हमको दीजिए। कितना टैक्स देंगे? आप हमें 11 जो भी टैक्स करते हैं कलेक्ट, आप उसको 11 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। उन 11 में से 10 हिस्से आप हमें दीजिए, एक हिस्सा आप अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हम उन आपसे नहीं मांगेंगे, हमारा फिक्स है कि हम इतना ही पैसा आपसे मांगेंगे, उससे ऊपर आप कोई भी टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है, आप अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कीजिए, हमें उससे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जमींदार जो थे, जो जमीन वाले लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि कंपनी ने उनको ताकत दे दी और वो कंपनी के साथी बन गए। और इस वजह से अब वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का काम वो करने लगे। अपनी जमीन से भी पैसा देते थे, साथ ही साथ में किसानों से टैक्स कलेक्ट करके पैसा दिया करते थे। जमींदारों से ये कहा गया कि आपके ऊपर आपकी जमीन का अधिकार हेरिडिटरी है, यानी आपके बाद आपको जो जमीन दी गई है वो जमीन आपके आपका बच्चे को मिलेगी, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी। जमीन का अधिकार आपके पास है, मगर अगर जो समझौता किया गया है कि आप हमें इतना टैक्स देंगे इस तारीख तक, उस तारीख की शाम होने से पहले पहले अगर आपने हमें टैक्स नहीं दिया तो आपकी जमीन अगले ही दिन नीलाम कर दी जाएगी। अब इसके अलावा एक और अधिकार दे दिया गया कि आपको, आपके पास अधिकार है कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बेचने के लिए या गिरवी रख के लोन लेने के लिए। इसके इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये थी कि अगर जमींदार मान लीजिए टैक्स नहीं दे पाता है तो वो अपनी जमीन को गिरवी रख दे और गिरवी रखने के बाद लोन ले ले और लोन लेकर के टैक्स पे कर दे। इस तरीके से जमींदार के पास पावर क्या आ गई? जमींदार के पास पावर ये आ गई कि सारे फार्मर्स का, सारे किसानों का वो मालिक बन गया और उनसे टैक्स कलेक्ट करता था और कंपनी को देता था। लेकिन अगर वो टैक्स कलेक्ट करके नहीं दे पाता था तो उसे अपने आप देना जरूरी था, और अगर वो नहीं दे पाता तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। और जो किसान थे उनके साथ क्या हुआ? किसान ना तो अब तालाब का, ना जंगल की जमीन का, ना ही जो हरी घास वाली जमीन होती है उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते थे। वो सारी जमीन अब जमींदार की हो गई थी और जमींदार जो भी हुक्म करेगा उसी हिसाब से फॉलो किया जाएगा। और अगर जमींदार की मर्जी के बिना कोई भी किसान कोई काम करता था तो जमींदार उसको सजा दे सकता था। यानी कंपनी ने जमींदार को मालिक बना दिया, किसान को नौकर बना दिया, और जमींदार के हाथ में ये ताकत दे दी कि किसानों को जितना भी चाहे वो यूज कर सकता है। अब जब किसान जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो किसान जो जमींदार कहता था वो करते थे, और इस वजह से जमींदार किसानों से टैक्स लेता था और टैक्स लेकर के कंपनी को देता था। अक्सर ऐसा होता था कि कंपनी की तो इनकम हो गई रेगुलर, कंपनी को तो पता हो गया कि भाई परमानेंट सेटलमेंट कर दिया कि हम इतना पैसा लेंगे और हर साल लेंगे या हर महीने लेंगे, और अ, आपसे इतना इतना पैसा लेंगे और इतने इतने वक्त के बाद लेंगे, इतने इतने समय के बाद लेंगे। यानी कंपनी को तो अपना क्लियर हो गया कि उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं और कितने कितने समय पर मिलने वाले हैं। लेकिन जो किसान थे उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किसान जो थे वो आमतौर पे जमींदारों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उनको अगर तालाब यूज करना है तो जमींदार की मर्जी से करेंगे, अपने जानवरों को अगर घास चराना है तो भी जमींदार की मर्जी से करेंगे, और जमींदार जो चाहे वो उनसे कराता था और जमींदार उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगे। जिन समय पर खेती में नुकसान हुआ यानी सूखा पड़ने लगा, तब भी कंपनी का रूल ये था कि खेती में नुकसान हो या ना हो, आपको हमें इतना पैसा देना ही है। अगर आप अच्छी फसल उगवा पाते हैं तो आप ज्यादा पैसा अपने पास रखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमें हमें उतना ही पैसा दीजिए जितना पैसा हमें चाहिए। लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमें उतना ही पैसा देंगे जितना हमें चाहिए। तो अगर जमींदार को पैसा देना होता था तो जमींदार फिर जुल्म करता था किसानों के ऊपर, और किसानों की अगर फसल खराब हो या कुछ भी हो, किसानों को फसल टैक्स देना ही पड़ता था, और जब किसान टैक्स देते थे
तो उनको उनकी अपनी फसल तो उगी नहीं है, तो फिर उनको लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से पैसे लेना पड़ते थे इंटरेस्ट पे, और उस इंटरेस्ट के पैसे की वजह से अगर वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे तो वो कर्जे में दबते चले जाते थे, और उसकी वजह से उनकी सारी जमीन को मनी लेंडर्स यानी पैसा देने वाले लोग हड़प लिया करते थे, और हड़पने के बाद उस जमीन के ऊपर वो खुद खेती करना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन ये जो पैसे देने वाले लोग थे, मनी लेंडर से, ये आमतौर पे शहर में रहा करते थे, और इसकी वजह से ये अपने आप जमीन खेती नहीं करते थे, और इस वजह से ये कहलाते थे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। बचे हुए दो सिस्टम क्या था उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर दें। आज मैंने बस आपको इतना बताया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स यानी शहर में रहने वाले लैंडलॉर्ड्स रहते थे, जो कि शहर में रहते थे, अपने बंदों को भेज दिया करते थे गांव में खेती करवाने के लिए, और वो जबरन किसानों से जबरदस्ती खेती करवाते थे, और किसान और गरीब होता चला गया, और किसान फिर से भुखमरी की स्थिति पे आ गया, और